हेलो एमर्स, एक बार पुनः हम लोग आ गए हैं अपने लेक्चर एंड टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए। तो जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे थे एटॉमिक स्ट्रक्चर, और एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में हम लोगों ने पिछले क्लास में यहाँ तक बातें कर ली थी कि दो पार्टिकल एटम के आ चुके हैं इस दुनिया में। पहला है एक इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, जिसको जे जे थॉमसन साहब ने खोजा था, और दूसरा चार्ज पार्टिकल जिसको गोल्डस्टीन साहब ने खोजा था। ठीक है, तो मेनली ये दो पार्टिकल आ चुके हैं एटम के अंदर से। ठीक है, अब सिलसिला स्टार्ट होगा एक एटम के स्ट्रक्चर को डिफाइन करने का। जैसे चैप्टर का नाम ही है एटॉमिक स्ट्रक्चर। मेनली हम क्या जानना चाह रहे हैं कि एक एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, यानी एक एटम दिखता कैसा है, उसके अंदर क्या क्या होता है। तो अभी हमको क्या पता चला कि एक एटम के अंदर क्या है, दो पार्टिकल, एक इलेक्ट्रॉन है और दूसरा प्रोटॉन है। मिल गया है। चूंकि आखिर ये क्यों बोला गया कि एक एटम के अंदर दो हैं, तो दोनों रिसर्चेस से पता चले हैं, दोनों एक्सपेरिमेंट से पता चले हैं। यस सर, नो पता चले हैं। अब एक्सपेरिमेंट हुआ तब जाके ये बातें पता चली, और पता चली तो हम लोगों ने ये भी समझा कि जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतने ही प्रोटॉन है। क्यों ऐसा बोला? क्योंकि एक एटम कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। कैसा होता है? न्यूट्रल। समझ में आ रहा है? तो न्यूट्रल होने का कारण है कि उसके अंदर जितना नेगेटिव चार्ज होगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज होगा। इस बात को पहले नोट कर ले, फिर आगे बढ़े हम। तो नोट करके लिखेंगे कि एटम के अंदर जितना नेगेटिव चार्ज होगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज होगा, चार्ज भी होगा। जिस कारण एक एटम न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल मतलब उदासीन होता है। उदासीन मतलब कोई चार्ज नहीं है। न्यूट्रल मतलब नो चार्ज। क्लियर है? नो चार्ज यानी एटम के ऊपर कोई चार्ज है ही नहीं। एटम को अगर हम पकड़ेंगे तो करंट नहीं मारेगा। क्लियर है? ये एजम्पशन पिछले क्लासेस के अंदर ही हम लोगों ने देख लिए हैं, और पिछले क्लासेस तक हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट भी देख लिया और पूरा जितना पढ़ा था उसको रिवाइज भी कर लिया। ठीक है, अब कहानी को आगे बढ़ाएं तो अब सिलसिला स्टार्ट होगा एक एटम के स्ट्रक्चर को डिफाइन करने का, कि एक एटम अंदर से कैसा दिखता है। तो हम लोगों को पता चल चुका है ना भाई कि एक एटम के अंदर क्या है, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन है। यही तो पता चला है। अब सबसे पहली बार जे जे थॉमसन साहब क्या करते हैं, एक एटम के मॉडल को प्रस्तुत करते हैं कि एक एटम का जो मॉडल होगा, मेनली एक एटम जो होगा वो कैसा होगा। क्योंकि दो लोगों ने एक्सपेरिमेंट कर दिया है, एक्सपेरिमेंट से पता चल गया है कि दो पार्टिकल हैं एटम के अंदर। अब इसी चीज़ को लेके जे जे थॉमसन साहब क्या करते हैं, एक एटॉमिक मॉडल लेके आते हैं। क्या लेके आते हैं? एटॉमिक मॉडल। एटॉमिक मॉडल मतलब इस मॉडल से क्या पता चलेगा कि एक एटम कैसा दिखता है, यानी एक एटम कैसे डिफाइन किया जा सकता है, या एक एटम कैसे रहता है। ठीक है, तो इनके एटॉमिक मॉडल को एक्चुअल में हम लोगों ने क्या नाम दिया था? प्लम पुडिंग मॉडल। ठीक है, प्लम पुडिंग मॉडल, या इनके मॉडल को एक और नाम दे दिया गया था वाटरमेलन मॉडल। यानी इनका जो मॉडल था एक्चुअल में प्लम पुडिंग मॉडल, प्लम और पुडिंग के ऊपर बेस्ड था, या वाटरमेलन के जैसा था, इसलिए इनके मॉडल को, एटॉमिक मॉडल को ये नाम दिया गया। अब इन्होंने क्या बताया था? तो इन्होंने जो समझा था, मतलब जो उस समय ऑब्जर्वेशन हुई थी, जो एक्सपेरिमेंट हुए थे, तो जो निकला था उसी को इन्होंने मॉडल के रूप में तब्दील कर दिया। इन्होंने कहा कि यार हमको पता है कि जो एक एटम है उसके अंदर क्या है, एक तो इलेक्ट्रॉन है, दूसरा प्रोटॉन है। पता है ये? अब देखो, हमारा जो एटम होगा उस एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, तो कुछ इस तरीके से हैं कि जैसे वाटरमेलन के अंदर क्या होते हैं, वाटरमेलन में दो पार्ट होता है। एक होता है रेड पार्ट, एक क्या होता है? रेड पार्ट होता है, और एक क्या होता है? ब्लैक वाला पार्ट। हाँ या ना? ब्लैक मतलब जो उसके सीड्स होते हैं। तो मेनली क्या स्ट्रक्चर है कि जो रेड वाला पार्ट है एक्चुअल में क्या है, ये प्रोटॉन है। रेड पार्ट मतलब क्या है? प्रोटॉन। ठीक है, और ब्लैक यानी जो सीड वाला पार्ट है, जो बिया होता है उसका, वो क्या है? इलेक्ट्रॉन है। तो मेनली इन्होंने क्या बोला कि एक्चुअल में एक एटम जो होता है उसके अंदर जब देखोगे आप, तो आपको पूरे जगहों पे क्या नजर आएगा? पूरे जगहों पे क्या नजर आएगा? प्रोटॉन नजर आएगा। उस प्रोटॉन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या होंगे? धसे होंगे। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन उसमें अटैच्ड होंगे। तो ये वाटरमेलन का मॉडल प्रस्तुत किया उन्होंने।
अब प्लम पुडिंग का मतलब क्या होता है, लड्डू जानते हैं, लड्डू। तो लड्डू जो होता है उस लड्डू के ऊपर वाइट वाइट कलर का आपको पुडिंग नजर आएगा, नजर आएगा। खाते हैं लड्डू तो उसके ऊपर वाइट वाइट कलर ऐसे क्या बोलते हैं, जैसे चावल के दाने जैसा आपको नजर आएगा। हाँ, खीरा का बिया, सर अच्छी बात इन्होंने बोली। एक्चुअल में वो क्या होता है, खीरे का बिया होता है मेनली, है ना। तो वो लगाया गया होता है, लगाया होता है। जैसे मेनली कैसा होता है, ये मान लेते हैं कि ये वाटरमेलन है, तो वाटरमेलन में मोस्ट पार्ट क्या है भैया, मोस्ट पार्ट इन्होंने क्या बता दिया, रेड वाला पार्ट है, और इसमें इलेक्ट्रॉन क्या है, धसे हुए हैं। समझ में आ रहा है, ऐसे। और ऐसे ही लड्डू वाले पार्ट में उन्होंने बोला कि ये लड्डू है, तो लड्डू में जितना बुनिया है इसका मतलब सब के सब क्या है, प्रोटॉन है, ठीक है। और ये जो आपको क्या मिलता है, एक जो आपको स्ट्रक्चर ऐसे ऐसे मिलेगा जो पुडिंग टाइप में हो जाएगा, खीरे का जो बिया है वो सब के सब क्या है, इलेक्ट्रॉन है, सब के सब क्या है, इलेक्ट्रॉन। समझ में आया, ये इलेक्ट्रॉन है, और ये जो पूरा पोर्शन बुनिया वाला है, छोटा छोटा, ये सब क्या है, बुनिया है ना। तो ये जो बुनिया वाला पोर्शन है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोटॉन। क्लियर, ये प्रोटॉन है और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन। क्लियर है। ये मॉडल उन्होंने प्रस्तुत किया। तो ले देके इन दोनों लोगों ने मिलके, मेनली जे थॉमसन साहब ने ये कुछ ऐसा मॉडल प्रस्तुत किया कि जो मॉडल है वो कुछ ऐसा है कि यहाँ पे प्लस माइनस, मतलब रैंडमली हर जगह पे प्लस माइनस प्रस्तुत है। समझ में आ रहा है, इनके मॉडल से यही तो पता चल रहा है, यस और नो। इनके मॉडल में ये नज़र आ रहा है कि माइनस प्लस हर जगह पे मौजूद है। क्लियर है, क्लियर है, आया ना, अरे हाँ ना तो बोलिए भाई। बिल्कुल सर, इनका मॉडल कुछ इस तरीके से है, किसका, जे थॉमसन साहब का, कि प्लस माइनस पूरे एटम के अंदर बिखरे हुए हैं। समझ में आ रहा है। और एक एटम न्यूट्रल है, इसका मतलब क्या है कि जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन है। तो आई होप इनका मॉडल समझ में आ गया होगा। ये मॉडल कहाँ से आया समझ में आ रहा है, हमने दो खोजें की हैं, इन दोनों खोजों को मिला के आया है, ठीक है। तो मेनली जो पॉजिटिवली चार्ज, अच्छा एक बात याद रखेंगे कि इस समय तक प्रोटॉन नाम नहीं था, पॉजिटिव चार्ज केवल था। प्रोटॉन नाम तो रदरफोर्ड आके देते हैं ना 1911 के अंदर। क्लियर है। तो 1911 से पहले का मॉडल है। जब 1897 में इन्होंने रिसर्च की तो उसी 1897 में, उसके पहले ये क्या बोलते हैं, सॉरी 1897 में इन्होंने रिसर्च की। गोल्डस्टीन साहब ने भी पैरेलल उसका वो काम करके दिया कि भैया पॉजिटिव चार्ज भी होते हैं, और इन्होंने नेगेटिव चार्ज खोजा तो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज आ गए थे इनके सामने, बस इन्होंने क्या किया, उसको मिला के रख दिया। मेनली नेगेटिव चार्ज जो था इसका नाम तो हो चुका था, इसका नामकरण हो चुका था, इसको क्या बोला गया, इलेक्ट्रॉन। लेकिन अभी तक पॉजिटिव चार्ज का नाम अभी तक प्रोटॉन नहीं रखा गया था। इसको बाद में कौन, 1911 में रदरफोर्ड साहब आके रखते हैं। ठीक है ना, समझ में आया कि नहीं आया, ये बात याद रखेंगे। तो इसलिए जो आपको नज़र आ रहा है वो एक्चुअल में रेड वाला पोर्शन, तो वो उन्होंने क्या बोला था, रेड वाले पोर्शन को बोला था कि ये पॉजिटिव चार्ज है। क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो मेनली इन्होंने कैसा मॉडल दिया, वाटरमेलन वाला मॉडल दिया। क्या अजम्पशन रखा कि भैया जो एटम होता है उस एटम के अंदर जाओगे तो मतलब जो रेड वाला पोर्शन, जैसे वाटरमेलन है तो वाटरमेलन को एक एटम एज्यूम कर लो, तो उसके अंदर जो रेड वाला पोर्शन है वो क्या है, पूरा का पूरा प्रोटॉन है, और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ऐसे धसे होते हैं। तो वैसे ही एक एटम भी होता है। ठीक है ना, वो एटम को उन्होंने कंपेरिजन कर दिया वाटरमेलन से। ऐसे ही लड्डू से भी उन्होंने किया। ठीक है, तो जो बुनिया वाला पोर्शन है वो सब के सब क्या है, प्रोटॉन है, और उससे इलेक्ट्रॉन क्या है, कनेक्टेड है। क्लियर, क्लियर, समझ में आ गया, समझ में आ गया। और रैंडमली कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर दिया कि भाई जो प्लस माइनस है वो पूरे एटम के अंदर क्या है, फैले हुए हैं। ठीक है, ठीक है, यानी जो इलेक्ट्रॉन है वो पॉजिटिवली चार्ज के साथ पूरे एटम के अंदर फैला हुआ है, और जितने इलेक्ट्रॉन है उतने प्रोटॉन है, इसलिए हमारा जो एटम है वो क्या है, न्यूट्रल है। अब ये एजम्पशन आया, कुछ दिन तक चला, लेकिन कुछ दिन बाद ये क्या हो जाता है, फेल हो जाता है, बहुत बुरी तरीके से फेल होता है। क्योंकि ये सबसे पहली बात तो याद रखिएगा कि जे थॉमसन साहब का जो मॉडल था ये सबसे शुरुआती मॉडल था, सबसे शुरुआती मॉडल था। यानी अगर कोई बोले कि एटम का सबसे पहला मॉडल किसने दिया था, तो जे थॉमसन साहब ने दिया था। किस बेसिस पे चल रहे हैं हम लोग, जितनी खोजें की हैं उसी बेसिस पे चल रहे हैं। अब आगे बढ़ा जाए। अब ये फेल क्यों होता है, तो फेल इसको करते हैं रदरफोर्ड साहब, अर्नेस्ट रदरफोर्ड। अर्नेस्ट रदरफोर्ड साहब जो होते हैं वो एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, अल्फा रे पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है, और इस एक्सपेरिमेंट के कारण पकड़े भैया,
इस एक्सपेरिमेंट के कारण ये प्रूव होता है कि ये जो आपने पॉजिटिवली चार्ज को पूरे एटम में फैला के रखा है यह बिल्कुल गलत है। ये जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल आपको नज़र आ रहे हैं ये कहाँ नहीं होते हैं, फैले नहीं होते हैं एक एटम के अंदर, ये एकदम बीचों बीच होते हैं और उस पोर्शन को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। यानी ये जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हैं वो एक बहुत छोटे से भाग में, एटम के अंदर एक बहुत छोटे से भाग में क्या रहते हैं, व्यवस्थित रहते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। यानी उन्होंने किसकी खोज की, नाभिक की खोज की, एक एटम के अंदर न्यूक्लियस की खोज की। ठीक है, तो वहाँ से जे थॉमसन साहब का ये मॉडल क्या हो जाता है, फेल। क्लियर? तो आई होप आप लोगों को इतनी बातें समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं कि उनका ये जो मॉडल था वो कैसा था, कैसे चीज़ें आई उसको देखा जाए, आखिर कैसे वो एक्सपेरिमेंट किए, कैसे चीज़ों को पता लगा है। ठीक है, तो 1 मिनट के लिए पॉज करिए, मैं मिटाऊँ फिर आगे बढ़। चलिए अब हम देखेंगे रदरफोर्ड्स अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। लेकिन उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि थॉमसन साहब के मॉडल को इन्होंने फेल करके कौन सा मॉडल दिया, मतलब इस एक्सपेरिमेंट के बाद कौन सा मॉडल उन्होंने दिया, प्रस्तुत किया। तो थॉमसन साहब का मॉडल कुछ ऐसा था कि प्लस माइनस हर जगह फैले हुए हैं, लेकिन जो रदरफोर्ड साहब का एटॉमिक मॉडल था वो कुछ ऐसा था कि एक्चुअल में जो प्लस वाले चार्जेस हैं वो सब के सब कहाँ हैं, बीचों बीच हैं, और जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वो एक्चुअल में क्या हैं, तो वो कक्षाओं के अंदर ऐसे घूम रहे हैं या अलग अलग जगहों पे दूर दूर हैं। समझ में आ रहा है? और एटम का जो मोस्ट ऑफ पार्ट होता है वो क्या होता है, खाली होता है। समझ में आ रहा है? इसका मतलब इलेक्ट्रॉन दूर दूर है और मोस्ट ऑफ पार्ट क्या है, बहुत खाली है। समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरीके से अरेंज होंगे, यानी निगेटिवली चार्ज पार्टिकल कहाँ होंगे, तो दूर दूर होंगे, जबकि जितने पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हैं वो सब के सब कहाँ हैं, एकदम बीचों बीच एक बहुत छोटी जगह पे उपस्थित हैं। ठीक है ना, ये सब पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हैं। क्लियर? अब कहानी को समझते हैं कि आखिर ये बात उन्होंने कैसे प्रूफ कर दी कि जितने पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हैं वो यहाँ पे हैं। एक बात और समझिएगा कि सिर्फ ये अकेले रदरफोर्ड नहीं कर पाते हैं, बाद में कई लोग आते हैं, मतलब और साइंटिस्ट आपको नजर आएंगे, जैसे नील्स बोर नजर आएंगे, जेम्स चैडविक नजर आएंगे, और उसके बाद ये रदरफोर्ड साहब कर पाते हैं। ठीक है, मेनली इनका जो एक्सपेरिमेंट है वो 1911 में परफॉर्म होता है और इनका फुल फॉर्म जो है अर्नेस्ट रदरफोर्ड है। और एक और अच्छी बात ये जान लीजिएगा कि थॉमसन साहब के ये स्टूडेंट हैं, रदरफोर्ड साहब थॉमसन साहब के क्या हैं, स्टूडेंट हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? और रदरफोर्ड साहब के स्टूडेंट कौन होंगे, चैडविक साहब। समझ में आ रहा है? तो जेम्स चैडविक साहब जो हैं वो रदरफोर्ड साहब के क्या हैं, स्टूडेंट हैं। तो ये गुरु चेले की कहानी चल रही है पूरा। एटम को इन गुरु और चेलों ने पूरा सीरियस ले लिया और इसीलिए एटम की कहानी इस तरह आगे बढ़ रही है। अब मेनली समझते हैं कि आखिर ये रदरफोर्ड ने ये मॉडल कैसे परफॉर्म किया। मेनली थॉमसन का मॉडल ये और रदरफोर्ड साहब का मॉडल ये, तो आखिर ये कैसे आया, चलिए देखते हैं। क्या किया गया, एक एक्सपेरिमेंट किया गया, कौन सा, अल्फा रेज स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अब क्या है अल्फा रे, क्या है ये एक्सपेरिमेंट, क्या है स्कैटरिंग, सब देखते हैं। ठीक है, तो मेनली हुआ कुछ ये कि इन्होंने क्या लिया, एक गोल्ड फॉइल ली। गोल्ड फॉइल मतलब सोने की पतली पन्नी, परत ले सकते हो, लेयर ले सकते हो, जो भी समझो, बहुत पतली। ठीक है ना, गोल्ड फॉइल, ये क्या है, गोल्ड फॉइल। और इस गोल्ड फॉइल के चारों ओर, क्या लगा दिया, ZNS स्क्रीन। क्या लगा दिया, ZNS स्क्रीन। ठीक है, ZNS स्क्रीन है ये। सिंपल समझ में आ रहा है, आया ना, कोई दुविधा नहीं ना। और उसके बाद क्या किया, उसके बाद थोड़ा सा और देखिएगा, यहाँ पे उन्होंने एक मटेरियल यूज किया जिसका नाम है रेडियो एक्टिव मटेरियल या रेडियो एक्टिव एलिमेंट या रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, जो भी बोल सकते हो बोलो। ठीक है, तो ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। अब इस रेडियो एक्टिव एलिमेंट से क्या होता है, तो इस रेडियो एक्टिव एलिमेंट से, मतलब यहाँ पे रेडियो एक्टिव एलिमेंट मेनली मैं लिख भी देता हूँ, कौन सा एलिमेंट लिया था, यूरेनियम। कौन सा था, यूरेनियम। अभी मैं समझाऊंगा रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या होता है। ठीक है, फिलहाल में समझिए पहले एक्सपेरिमेंट क्या था। तो मेनली ये यूरेनियम था। इस यूरेनियम से क्या निकलती है, अल्फा रेज निकलती हैं। क्या निकलती हैं, अल्फा रेज। अब ये अल्फा रेज जाती हैं और किस पे पड़ती हैं, गोल्ड फॉइल पे। किस पे पड़ती हैं, गोल्ड फॉइल पे।
यानी सोने की बहुत पतली पन्नी पे, ठीक है। और जब पड़ती हैं तो होता क्या, ध्यान देंगे तो इस यूरेनियम के अल्फा रेज जो है इसमें से क्या निकल रही है, अल्फा रेज। अल्फा रेज क्या होता है ये भी मैं समझाऊंगा, पहले एक्सपेरिमेंट में पहले चाहता हूं कि आप देख लें, उसके बाद काम करेंगे हम लोग, ठीक है। तो अब ये अल्फा रेज निकली और मोस्ट ऑफ अल्फा रेज सीधा सीधा क्या हो गई, जिस रास्ते से जा रही है उसी रास्ते से क्या हो गई, चली गई, यानी इस पतली पन्नी को पार करके क्या हो गई, चली गई। मोस्ट ऑफ रेज अप्रॉक्सीमेट 99% रेज, समझ में आ रहा है, 99% रेज क्या हो गई, सीधा सीधा चली गई। समझ में आ रहा है, सीधा सीधा क्या हो गई, चली गई। देखो ये जाके कहाँ पे चमका रही है, ZNS स्क्रीन पे, तो मैक्सिमम पार्ट आपको ZNS स्क्रीन के पीछे चमकता हुआ नजर आएगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ रेज क्या हो गई, इस पतली पन्नी को पार कर जाती है। और यहीं से ये बात प्रूव होती है कि एक एटम का मोस्ट ऑफ पार्ट खाली होता है। समझ में आया, क्यों बोला इसने, अभी आ जाएगा और समझ में आ जाएगा। मैंने कई सारी कहानियों को अननोन रखा है, अभी आ जाएगा, टेंशन ना लेंगे। अब ऐसा नहीं कि सब निकल गई, मैंने बोला मोस्ट ऑफ रेज निकल गई, अल्फा रेज की मोस्ट ऑफ रेज क्या हो गई, निकल गई। लेकिन कुछ रेज वापस भी आ रही हैं, या कुछ रेज डिफ्लेक्ट भी हो रही हैं। मतलब जैसे समझिएगा ध्यान से, मतलब ऐसा हुआ कि ये रेज गई तो सीधे, लेकिन क्या हो गई, ऐसे टेढ़ी हो गई, समझ में आ रहा है, डिफ्लेक्ट हो गई। यानी यहाँ से भी कुछ रेज ऐसे निकली तो सीधी, जाना चाहिए था इसको सीधा, लेकिन ये क्या हो गई, हल्की सी डिफ्लेक्ट हो गई। समझ में आया, ये इंपॉर्टेंट रेज है, इनको ध्यान दीजिएगा, डिफ्लेक्ट हो गई। अब कुछ तो ऐसी भी थी कि सीधा गई और सीधा रिफ्लेक्ट होके वापस आ गई। ये कहाँ से पता चला, ZNS स्क्रीन आपने पीछे भी लगाई है ना, तो फिर क्या हो गई, वापस आ गई। समझ में आया कि नहीं आया, तो कुछ रेज क्या हुई, कुछ रेज वापस भी आ गई, कुछ रिफ्लेक्ट हुई, कुछ क्या हो गई, वापस आ गई, ऐसे समझ लो, कुछ ऐसे वापस आ गई। वापस आने का मतलब इस तरीके से ZNS स्क्रीन पे चमक रही होती हैं। भाई पीछे चमकने का मतलब क्या हुई है, रिफ्लेक्ट हुई है ना, यहाँ पे ऐसे टेढ़े गए, इसका मतलब क्या हुई, डिफ्लेक्ट हुई है ना, डिफ्लेक्ट मतलब मुड़ी है, रिफ्लेक्ट मतलब पूरा पूरा वापस आ गई है। समझ में आया, तो ये रिफ्लेक्टेड रे है जो वापस आ गई हैं, और ये क्या है, डिफ्लेक्टेड रे हैं जो विक्षेपित हुई हैं। ठीक है, क्लियर है, हाँ या ना। इस एक्सपेरिमेंट से क्या पता चल रहा है, समझ में आ रहा है ना। अभी पहले इस एक्सपेरिमेंट में हुआ क्या, पहले पकड़े कि नहीं पकड़े, हमने अल्फा रेज डाले, ये अल्फा रेज इधर से निकल रहा होगा। सपोज कर लो कि मैंने यूरेनियम है ना, यूरेनियम इज द रेडियो एक्टिव एलिमेंट, यहाँ पे ये सोर्स लगा दिया गया, इस सोर्स से क्या निकल रही है, अल्फा रेज। अल्फा रेज एक्चुअल में पूरे स्पीड के साथ जा रही हैं, और एक दो अल्फा रेज नहीं है, मैक्सिमम अल्फा रेज है, और जाके डायरेक्ट क्या करेंगी, सोने की पतली पन्नी से टकराएंगी, और मैक्सिमम रेज क्या हो जाएंगी, सोने की पतली पन्नी को भेद करके चली जाएंगी पीछे इस ZNS स्क्रीन के। लेकिन कुछ ऐसी होंगी जो हल्की सी डिफ्लेक्ट हो जाएंगी, और कुछ तो ऐसी होंगी जो सीधा सीधा वापस चली जाएंगी। समझ में आ रहा है। अब ऑब्जर्व किया रदरफोर्ड साहब ने, क्या ऑब्जर्व किया कि मैक्सिमम जो साइड की रेज हैं वो तो क्या हो रही हैं, सीधे सीधे निकल जा रही हैं। साइड की रेज क्या हो रही हैं, सीधे सीधे निकल जा रही हैं। लेकिन कुछ रेज जो डिफ्लेक्ट हो रही हैं या रिफ्लेक्ट हो रही हैं, उनका कारण है बीच वाला पोर्शन। समझ में आ रहा है, यानी बीच में जब रेज जा रही है, एकदम बीचों बीच जा रही है, तो वही रेज जो बीचों बीच जा रही है उस क्या बोलते हैं गोल्ड फॉइल के, वही क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट होके आ रही है। समझ में आया, क्लियर हुआ क्या है कॉन्सेप्ट, समझ में आया। ये एक्सपेरिमेंट किया, अब दिमाग ठनका कि ऐसा क्यों हुआ, मैक्सिमम रेज चली जा रही हैं, एक आधा दो रेज वापस चली आ रही हैं, तो ऐसा क्यों है, ऐसा बीच में क्या है। समझ में आया, तो ऐसा बीच में क्या है और क्या जानकारी उनको मिली, इसके लिए जानना पड़ेगा हमको सबसे पहले रेडियो एक्टिव एलिमेंट, और दूसरा जानना पड़ेगा अल्फा रेज। तो व्हाट इज रेडियो एक्टिव एलिमेंट, ऐसे एलिमेंट, ऐसे पदार्थ जिनका न्यूक्लियस अस्थायी हो, न्यूक्लियस अस्थायी हो। समझ पा रहे हो, मतलब बेचारे अनस्टेबल हैं। जैसे एक पदार्थ है, उस पदार्थ के पास हलचल है, मतलब उसके अंदर क्या चल रही है, हलचल चल रही है। समझ में आ रहा है, जैसे आपका पेट डिस्टर्ब हो जाता है तो आप नॉर्मल में भी हैं लेकिन फिर भी अंदर चल रहा है। समझ में आ रहा है ना, पेट में अगर समस्या हो गई, दर्द हो रहा है, कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, समझ में आ रहा है। अब आप नॉर्मल बेसिस पे भी खड़े हैं तो भी आपको क्या है, अंदर से हलचल पैदा हो चुकी है। अब आप किसी से कह भी नहीं पा रहे हैं, है कि नहीं है। और जब तक उसका आप निजात ना पा जाए तब तक हलचल बनी रहेगी। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं,
यही सेम कहानी रेडियो एक्टिव एलिमेंट के साथ होती है। पेट डिस्टर्ब है बेचारे का, समझ में आ रहा है? और एलिमेंट का पेट डिस्टर्ब होने का मतलब वो अनस्टेबल है बेचारे। अनस्टेबल क्यों है? क्योंकि उनके पास एनर्जी ज़्यादा है। केमिस्ट्री के अंदर जिस भी पदार्थ को एनर्जी ज़्यादा दे दोगे वो अनस्टेबल माना जाएगा। व्हाट इज द मीन्स ऑफ अनस्टेबिलिटी? अनस्टेबिलिटी का मतलब कि उसके पास एनर्जी ज़्यादा है। तो यूरेनियम वाले जो एलिमेंट रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो होते हैं ये बेचारे ना पैदाइशी अनस्टेबल होते हैं, पैदाइशी पेट खराब है इनका। समझ में आ रहा है? और तब तक ये नहीं शांत कर पाते अपनी हलचल को जब तक ये अपनी एनर्जी को क्या नहीं कर लेते हैं, कम नहीं कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा रेडियो एक्टिव एलिमेंट के बारे में बताऊंगा। ये नेचर के अंदर पाए जाते हैं और ये नेचुरल फिनोमिना है। रेडियो एक्टिविटी एक क्या है? नेचुरल फिनोमिना। पहले समझो, मान लो मैंने कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट ले लिया, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, तो इसका जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर पार्टिकल होंगे, बहुत सारे पार्टिकल होंगे। देखो बाहर नहीं हलचल होती है, हलचल कहाँ होती है? न्यूक्लियस में, इनके न्यूक्लियस में होती है। अब मेनली होता क्या, ध्यान से समझना, ये जो न्यूक्लियस के अंदर की कहानी है, तो इस न्यूक्लियस में हलचल रहती है, ये क्या रहते हैं? अनस्टेबल। क्या रहते हैं? अनस्टेबल। और केमिस्ट्री के अंदर मैं लिखूंगा जरूर, केमिस्ट्री के अंदर अनस्टेबल का मतलब, अनस्टेबल होने का मतलब, अनस्टेबल होने का मतलब ज़्यादा एनर्जी होना, आवश्यकता से ज़्यादा एनर्जी होना। आवश्यकता से ज़्यादा एनर्जी होना। स्टेबल कैसे होंगे ये? अनस्टेबल से स्टेबल कैसे बनेंगे? तो स्टेबल बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? एनर्जी रिलीज करना पड़ेगा। एनर्जी रिलीज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एनर्जी रिलीज करना पड़ेगा। ठीक है, एनर्जी रिलीज करना पड़ेगा। क्लियर है? ठीक। मेनली इन एलिमेंट्स को देखा गया, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को, तो ये अनस्टेबल है, समझ में आ रहा है। और केमिस्ट्री के भीतर अनस्टेबिलिटी का मतलब समझ में आ गया ना, कि उसके पास एनर्जी क्या है? ज़्यादा है। तो एनर्जी को क्या करेंगे? कम करेंगे ना। तो एनर्जी को कम करने का मतलब यहाँ से ये निकालेंगे एनर्जी, ये सर नो। और किस फॉर्म में निकालेंगे? रेस की फॉर्म में। किस फॉर्म में? रेस की फॉर्म में। तो एनर्जी रिलीज करना पड़ेगा, और रिलीज किस फॉर्म में होगा? रेस की फॉर्म में। अब ये रेज बहुत सारी हो सकती हैं, अल्फा, बीटा, गामा, बहुत सारी रेज होती हैं, समझ में आ रहा है? तो अल्फा, बीटा, गामा ये सब रेज ही तो हैं, तो इनसे बहुत सारी रेज निकलती हुई नजर आएंगी। जब पहली बार रेडियो एक्टिव एलिमेंट को देखा गया तो चमक रहा था। क्या हो रहा था? चमक रहा था। मेनली आप देखेंगे रेडियम भी अपने आप में एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, उसके अंदर से भी चमक अपने आप नजर आती है। मैडम क्यूरी ने रेडियो एक्टिव एलिमेंटों की क्या की थी? खोज की थी, समझ में आ रहा है? तो मैडम क्यूरी इसके लिए जानी जाती हैं, किसके लिए? रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के लिए। अब ये जो फेनोमिना है ये क्या है? नेचुरल है, ये नहीं कि कोई करवा रहा है, ये कोई करवा नहीं रहा। ध्यान से समझना कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगे जाके इसके ऊपर बड़ा काम करना है। इससे हम न्यूट्रॉन की भी खोज करेंगे, तो इसको बड़े अच्छे समझिएगा। ये जो फेनोमिना है, इट इज़ अ नेचुरल फेनोमिना। नेचुरल फेनोमिना मतलब ये प्राकृतिक घटना है, ये कोई करवा नहीं रहा है, इसको प्रकृति से मिला हुआ वरदान है कि तुम्हारे अंदर एनर्जी क्या होगी? ज़्यादा होगी, और तुम अपनी एनर्जी को रेस के फॉर्म में क्या कर रहे होगे? रिलीज कर रहे होगे, यानी तुम चमक रहे होगे। क्या हो रहे होगे? चमक रहे होगे। यानी ये क्या है? नेचुरल फिनोमिना है। ठीक है, नेचुरल फिनोमिना। और इस रेडियो एक्टिव एलिमेंट द्वारा ये जो फिनोमिना किया जाता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग रेडियो एक्टिविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेडियो एक्टिविटी। हिंदी में इसको रेडियो धर्मिता बोलते हैं, रेडियो धर्मिता। ठीक है, और रेडियो एक्टिव एलिमेंट मतलब रेडियो धर्मी पदार्थ, रेडियो धर्मी तत्व। ठीक है, क्लियर है? हाँ या ना? बोलिए, समझ में आ गया? तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या है?
ये पूरा पहले इसको अलग रखिएगा, ये अलग है, ये स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, और रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स मैं समझा रहा हूँ, ठीक। चलो अब समझो क्या होगा। रेडियो धर्मिता, रेडियो एक्टिविटी के कारण ये लूज कर रहे हैं। अब इसमें से क्या निकलेंगी, बहुत सारी रेस। मेनली मैंने कौन सी रेस पकड़ी, अल्फा रेस, ठीक है ना। अच्छा पहले रेडियो एक्टिविटी और समझाऊँ मैं। मेनली जैसे मैंने यूरेनियम को देखा, तो यूरेनियम जो है, यूरेनियम का अगर आप देखोगे तो होता है 92, एटॉमिक नंबर क्या होता है 92। और इसका अगर आप देखोगे, क्या देखोगे, अच्छा पहले रुक जाओ ना, अल्फा रेस के बारे में समझ लेते हैं। पहले अल्फा रेस समझ लो, नहीं तो तुम लोग कहोगे सर ऊपर से चला जाएगा, ऊपर से कुछ नहीं जाना चाहिए। अल्फा रेस ये क्या निकाल रहा है, अपनी एनर्जी रिलीज कर रहा है, किस फॉर्म में, अल्फा रेस की फॉर्म में। किस फॉर्म में, अल्फा रेस। अब इस एक अल्फा रेस को पकड़ा गया, तो एक्चुअल में ये अल्फा रेस मतलब वेव नहीं है, इट इज़ अ पार्टिकल। ये क्या है, ये भी पार्टिकल है। अब पार्टिकल है तो इसका मतलब इसके पास भी मास होगा, हाँ या ना। और ये भी नहीं नॉर्मल पार्टिकल नहीं है, इसके ऊपर भी चार्ज भी है, इसके ऊपर क्या है, चार्ज भी है, इसके ऊपर क्या है, चार्ज भी है। तो मेनली मैं एक अल्फा पार्टिकल को पकड़ूंगा, तो अल्फा पार्टिकल को देखोगे तो मेनली इसके ऊपर 2+ चार्ज होता है। कैसा चार्ज होता है, 2+। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, चार्ज जो होता है कितना होता है, चार्ज होता है 2+, और मेनली जिसका मास होता है, जो इसका मास होता है वो 4 होता है, 4 AMU। एक एटम का मास नापते हैं किस में, AMU में। AMU मतलब एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट, याद रखेंगे। तो एक एटम का मास किस में नापते हैं हम लोग, एटॉमिक मास यूनिट में। तो मेनली ये जो चार्ज है, मतलब जो अल्फा पार्टिकल है, इस अल्फा पार्टिकल का चार्ज कितना है, 2 है, मतलब 2+ चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, और इसका मास कितना है, 4 AMU है। क्लियर है। हमको लग रहा है ज़्यादा ही समस्या ना हो, इसलिए मैं चाहूँगा पहले आप नोट कर लें, उसके बाद हम बात करेंगे, ठीक है, फिर आगे समझते हैं। तो मेनली आप लोगों को ये समझ लेना चाहिए कि जो अल्फ़ा रे है, इट इज़ नॉट अल्फ़ा रे ओनली, इट इज़ अल्फ़ा रे पार्टिकल। और पार्टिकल है तो इसका मतलब इसके पास क्या है, मास भी है। तो इस अल्फ़ा रे को देखा गया तो इसका अगर देखा जाए एटॉमिक नंबर, तो सीधा सीधा समझो 2 होता है। देखो एटॉमिक नंबर प्रोटॉन के नंबर से दिखाया जाता है, ठीक है, और मास इसका कितना था, 4 था। सिंपल ऐसे समझो। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फा रेस पार्टिकल। बस मैंने बता दिया कि इसके ऊपर चार्ज कैसा रहता है, यानी चार्ज के फॉर्म में जब भी मिलेगा तो अल्फा पे 2+ चार्ज ऐसे मिलेगा। क्लियर है, यानी ये क्या है, इट इज अ पॉजिटिव चार्ज, ठीक। अब मैं अगर इसको देखूं, यानी अल्फा का एटॉमिक नंबर 2, ये क्या है, इट इज अ एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। अब एटॉमिक नंबर क्या बताता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, क्या बताता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। नीचे दिखाई दे रहा है, देख लेंगे, नहीं दिखाई दे रहा है, चलिए कोई बात नहीं। चलिए, नंबर ऑफ प्रोटॉन, एटॉमिक नंबर किसको दिखाता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन को, ठीक है। और 4 मतलब एटॉमिक मास, एटॉमिक मास। अभी एटॉमिक मास क्या दिखाता है तो बाद में समझा जाएगा, फिलहाल में ये समझो एटॉमिक मास दिखाता है, ठीक है। अब हम लोगों ने ऑब्जर्व किया कि इस पार्टिकल जैसा और कौन सा पार्टिकल है हमारे पास, ये तो अल्फा रे पार्टिकल है, लेकिन देखा ये गया कि यार ये जो अल्फा रे पार्टिकल है इसी जैसा हीलियम भी होता है। दैट मीन्स हीलियम में सेम टू सेम इसी जैसे होता है। हीलियम को भी जब ऑब्जर्व करोगे, मतलब मैं यहाँ से इसको हटा दूँ, मैं बस यहाँ पे लिख दे रहा हूँ अल्फा 2+। अच्छा, यहाँ पे कई लोगों के मन में कन्फ्यूजन होगा, इट इज़ अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन, नॉट, इट इज़ अ अल्फा साइन। ये क्या है, अल्फा। अरे बहुत बार सुने होंगे, अल्फा मेल, अल्फा फीमेल, बीटा मेल, गामा मेल, भगवान जाने, ठीक है। मेनली हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो ये है अल्फा। अच्छा, अल्फा क्या है, अल्फा इट इज़ अ ग्रीक वर्ड, ग्रीक वर्ड लेटर, सॉरी गलत मैं बोल रहा हूँ, ग्रीक लेटर, इट इज़ अ लेटर, इट इज़ अ लेटर, ग्रीक लेटर का एक सिंबल है ये अल्फा, ठीक है ना। मेनली ग्रीक लेटर, जैसे हमारे वहाँ ABCD होता है इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, वैसे ही ग्रीक अल्फ़ाबेट में अल्फ़ा एक प्रकार से लेटर है ABCD के जैसा, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा कि यार सिमिलर ये किसके है, हीलियम के। हीलियम को भी ऑब्जर्व करोगे तो हीलियम का भी एटॉमिक नंबर 2 और एटॉमिक मास कितना होता है, 4। तो अगर हमको अल्फा पार्टिकल को दिखाना होगा तो हम मेनली किसको दिखा रहे होंगे, हीलियम को। ये बात ध्यान में रखिएगा, किसको दिखा रहे होंगे, हीलियम को। ज़्यादातर जगहों पे हम लोग हीलियम के थ्रू हम दिखा रहे होंगे अल्फा पार्टिकल को, ठीक है, याद रखेंगे। कहानी को एक बार पुनः दोहराऊं मैं, व्हाट इज रेडियो एक्टिव एलिमेंट, तो ऐसे एलिमेंट जिनका
जो क्या होते हैं, जो क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, जिनके पास मतलब जिनके न्यूक्लियस के अंदर एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए समय समय पे अपने अंदर से क्या निकाल रहे होते हैं, रेज निकाल रहे होते हैं। क्या निकाल रहे होते हैं, रेज, यानी रेज निकालते हैं। और ये रेज अल्फा बीटा गामा के फॉर्म में निकलती हैं। मेनली अगर हम अल्फा की बात करें तो अल्फा पे 2 चार्ज होते हैं, मतलब 2 प्लस चार्ज होता है, इसका मास 4 AMU होता है। AMU मतलब एटॉमिक मास यूनिट। अगर मैं इसको सही तरीके से लिखूं तो ऐसे ही लिखूंगा। और ये पार्टिकल जो है सिमिलर होता है हमारे वहाँ हीलियम के जैसा, है ना। मेनली हीलियम का एक पार्टिकल जो होता है वो अल्फा रे पार्टिकल के जैसा ही होता है। तो जहाँ पे हमको अल्फा पार्टिकल को दिखाना होगा वैसे ही हम कहाँ पे वहाँ पे हम क्या दिखा देंगे, हीलियम को दिखा देंगे, ठीक है। और होता क्या है कि अल्फा रे पार्टिकल को निकालने के बाद इनकी एनर्जी क्या हो जाती है, कम। समझ में आ रहा है ना। तो ये जो यूरेनियम है ऐसा ही करता है। अब देखिए कैसे निकालता है, यहाँ तक की कहानी आप समझ गए होंगे। उसके पहले हमने ये भी समझ लिया कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट ये काम जो कर रहे हैं ये एक्चुअल में नेचुरल है, ऐसा नहीं कि कोई करवा रहा है, या एक्चुअल में भगवान ने इनको पैदा ही इसीलिए किया है। और यही कारण है कि इनके इसी गुण को हम लोग यूज करते हैं और यूज करके हम लोग बहुत सारा काम करते हैं। यूरेनियम हमारे लिए सबसे बहुमूल्य, मैं बोलूँ तो सबसे बहुमूल्य एलिमेंट है। समझ आ रहा है। मेनली इसका यूज़ न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए किया जाता है, बम बनाने के लिए किया जाता है। समझ में आ रहा है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है। और इसकी मात्रा चूंकि क्या है, बहुत कम है, तो हम लोग क्या कर पाते हैं, इसका ब्रॉड लेवल पे यूज़ नहीं कर पाते हैं। समझ में आ रहा है। लेकिन यूरेनियम के पास पावर क्या है, बहुत खतरनाक है। यूरेनियम अपने आप में बहुत पावरफुल क्या है, एलिमेंट है। इस बात को याद रखिएगा। दिख भी रहा है, दिख रहा है ना, इतना भयंकर एनर्जी निकाल रहा है। अल्फा पार्टिकल, गामा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, तो ये सब जो आपको पार्टिकल नज़र आ रहे हैं, मेनली जो रेज नज़र आ रही है बहुत खतरनाक रेज है। समझ में आ रहा है। शरीर पे यदि पड़ेंगी तो इसका बहुत सारा इफेक्ट पड़ेगा। समझ में आ रहा है। सीधे शरीर को भेज सकती हैं ये किरणें, इतनी खतरनाक होती है। ठीक, अब मैं आगे बढ़ूँ, कहानी को आगे बढ़ाऊँ, तो देखिए हम लोगों ने यहाँ पे लिया, हम लोगों ने यहाँ पे किसको लिया है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट को लिया है। अब रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या है, यूरेनियम। यूरेनियम का यदि आप एटॉमिक नंबर देखोगे तो कितना होता है, 92। और अगर आप देखोगे इसका क्या एटॉमिक मास तो कितना होगा, 238। चूँकि ये क्या है, अनस्टेबल है, ये क्या है, अनस्टेबल है। तो ये अपने आप में अनस्टेबल क्यों है, क्योंकि इसके न्यूक्लियस के पास ज़्यादा एनर्जी है। तो ये अपनी एनर्जी को क्या करेगा, कम करेगा। और कम करने से होगा क्या, ध्यान देना, ये अपने अंदर से अल्फा रेज निकालेगा। तो इसने अपने अंदर से क्या निकाल दिया, अल्फा रेज। अल्फा रेज निकालने का मतलब समझ पा रहे हो, इसने 4 अपने मास को कम कर दिया। दूसरा इसके साथ साथ इसने क्या कर दिया, 2 प्रोटॉन को भी डोनेट कर दिया। यानी इसका मास 4 कम हो गया और 2 प्रोटॉन भी इसके निकल गए। तब जो बचा हुआ एलिमेंट होगा वो क्या होगा, एक्चुअल में 90 प्रोटॉन बचेंगे। मतलब ये 92 प्रोटॉन थे, अब क्या बनेगा, 90 प्रोटॉन। और 4 मास भी कम हो गया, यानी इसका 4 एटॉमिक मास क्या हो गया, कम। तब कितना बचेगा, 234 बचेगा। और 234 मास हो, एटॉमिक मास हो, और 90 प्रोटॉन हो, तो इस टाइप के एलिमेंट को हम लोग थोरियम नाम देते हैं। यानी ये यूरेनियम किस में कन्वर्ट हो गया, थोरियम में। यानी क्या किया इसने, एनर्जी निकाली कि नहीं निकाली। ये है अल्फा रे पार्टिकल, ठीक है ना, अल्फा रे पार्टिकल। और अल्फा रे पार्टिकल के रूप में इसने क्या किया है, एनर्जी रिलीज किया है। क्या किया है, एनर्जी रिलीज किया है, एनर्जी रिलीज किया है। और किस रूप में कन्वर्ट हो गया है, थोरियम के रूप में। समझ में आ रहा है, ये थोरियम है। तो इस तरीके से ये यूरेनियम अपने आप को क्या कर रहा होता है, स्टेबल कर रहा होता है। क्लियर, आई होप कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो ये यूरेनियम बार बार ऐसा कर रहा होगा, ये नेचुरल फिनोमिना है। ठीक है, यहाँ से अल्फा पार्टिकल निकल रहे हैं, समझ में आ रहा है ना, क्यों निकल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे यूरेनियम रखा है। यूरेनियम अपने आप को क्या करना चाहेगा, स्टेबल करना चाहेगा, तो अल्फा रे पार्टिकल निकलेंगे। अल्फा रे पार्टिकल क्या, ये भी समझ में आ गया कि नहीं आ गया, है ना। अब तुम समझो कहानी को। अल्फा रे पार्टिकल क्या है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। और यहाँ पे आना, बीच से ये निकल गया, सॉरी साइड से तो पूरा का पूरा निकल गया, लेकिन बीच में क्या हो रहा है, वापस आ गया। अब इसको वापस कौन भेज सकता है भाई, इसको वापस कौन भेज सकता है, जब सामने कोई पॉजिटिव चार्ज होगा तभी तो वापस भेज सकता है। अदरवाइज किसी की औकात है इसको वापस भेजने की, ये किसको देख के भाग सकता है, केवल पॉजिटिव चार्ज को। भाई चार्ज है तो चार्ज पार्टिकल को देख के अट्रैक्ट भी होगा और रिपेल भी होगा। हम कह रहे हैं कि ये वापस हो गया, ये 2 रेज आपको नजर आ रही हैं, इसको मिटाओ। मैंने कहा कि ये 2 रेज हैं, ये दोनों रेज वापस हुई हैं, तो वापस होने का मतलब समझ में आ रहा है।
इन दोनों रेज ने क्या देख लिया आगे, इन दोनों रेज ने एक्चुअल में क्या देखा है, पॉजिटिव चार्ज। इससे ये क्लियर हो गया कि एक्चुअल में देखो ये गोल्ड फॉइल है ना, तो मेनली गोल्ड फॉइल मतलब समझ लो एक एटम है, इट इज अ एटम, एक एटम है किसका, सोने का, समझ में आ रहा है, एक एटम है। अब इस एटम को यदि हम डिफाइन करेंगे, ध्यान से समझिएगा मेनली, तो हुआ क्या कि इस एटम के बीचों बीच में जब ये अल्फा रेस पार्टिकल गए हैं तो क्या हो गए, रिफ्लेक्ट हो गए, पूरे के पूरे क्या हो गए, वापस आ गए। इसका कारण है कि हमारा जो एटम है इसके बीचों बीच बहुत ही छोटे भाग में पॉजिटिव चार्ज रखा गया है। आया समझ में, यानी एटम के साइड साइड में नहीं रखा गया है, एटम के बीचों बीच रखा गया है। आई बात समझ में कि नहीं आई, क्लियर हुआ? मेनली गोल्ड फॉइल उस चीज़ को सस्टेन कर सकता था, अदरवाइज कोई और होता तो उसके थ्रू एक्सपेरिमेंट करना टफ होता, क्योंकि गोल्ड क्या है, थोड़ा सा सस्टेनेबल है, हार्ड है अपने आप में। ऐसे तो देखोगे नॉर्मल है, बहुत ही ज़्यादा मुलायम है गोल्ड, समझ में आ रहा है। गोल्ड के पास इतनी कैपेसिटी है कि इतना ज़्यादा टेंसाइल है वो कि अगर उसको हम खींचें, अगर हम उसको क्या करें, खींचें, तो मैंने आपको समझाया भी होगा कि अगर 1 ग्राम अगर हम ले लेते हैं, 1 से 2 ग्राम अगर हम सोना ले लेते हैं, तो उस 1 से 2 ग्राम सोने के अंदर हम लोग लगभग 1 किलोमीटर तक का तार बना सकते हैं। समझ पा रहे हैं, इतना ज़्यादा हम उसको क्या कर सकते हैं, खींच सकते हैं। मेनली गोल्ड लेने का कारण ये था कि वो सस्टेनेबल है, सस्टेन कर सकता है। समझ में आया? यहाँ पे देखोगे तो ये पार्टिकल गया, पार्टिकल जाने के बाद क्या हो गया, रेज गई, और रेज क्या हो गई, यहाँ से सीधा सीधा वापस आ गई। तो वापस आ गए तो ऐसे समझ में आ गया नहीं आ गया कि सीधा ये अल्फा रेज तभी वापस आ सकती हैं जब उनको कोई पॉजिटिव चार्ज वाला दिखाई देगा। यहाँ पे हुआ भी है, यहाँ से एजम्पशन बनाई गई कि एक्चुअल में पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल कहाँ पे होते हैं, इसके बीच में होते हैं। समझ में आया? साइड साइड में नहीं होते हैं, अदरवाइज साइड साइड में होते तो ये सीधा सीधा कैसे निकल जाते, ऐसा नो। और ये जो बीच से गए थे हल्का सा डिफ्लेक्ट हुए ना, तो ये पॉजिटिव चार्ज को देख के डिफ्लेक्ट हुए। समझ में आया? जैसे ऐसे समझ लो, ऐसे कहानी चली, ये मेरा हाथ है, ये पॉजिटिव चार्ज है, और इसके चारों ओर क्या है, पूरा का पूरा कवरिंग है। क्या दे रहे हैं आप, कुछ मतलब इसके अलावा कुछ नया देना चाहते हैं? कुछ और नया तो मेरे पास नहीं है, मेनली कुछ है, चलिए छोड़िए, जान दीजिए। ये मेरा हाथ है और ये पूरा का पूरा जो कमरा है, मतलब इस साइड से जो कमरा है, ऐसे पकड़ लो, चलो रहने दो, ये समझ लो ये मेरा हाथ है, और ये जो पूरा पूरा गोला है, ये पूरा पूरा एक एटम है, ठीक है। हाथ मतलब ये वाला बस पोर्शन पकड़ना। तो मेनली हुआ क्या, जो रेज आपने डाली, वो रेज ये पूरा पूरा सीधा सीधा चली गई, मतलब इसके ऊपर ऊपर तक सब के सब क्या हो गई, सीधा सीधा चली गई, इधर 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 इधर। लेकिन जो बीच में आई, बीच मतलब जो यहाँ पे आई, तो यहाँ पे सब के सब क्या भरे पड़े हैं, पॉजिटिव चार्ज है। मेरे हाथों पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, ऐसे समझ लो, मेरे हाथों पे क्या है, सब के सब पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है। इन पॉजिटिव चार्ज को जब रेज देख रही हैं तो यहाँ पे आई, और जो ही इन्होंने देखा, क्योंकि ये खुद पॉजिटिव चार्ज है, तो ये देखने के बाद हल्का सा क्या हो गई, मुड़ गई, क्योंकि इनको इस रास्ते से नहीं जा सकती, इधर पॉजिटिव चार्ज है। वो ये वाला पॉजिटिव चार्ज इस वाले रेज के ऊपर क्या करेगा, फोर्स लगाएगा, दूर भगाने वाला, भगाएगा ना, लगाएगा ना। इस कारण ये क्या हो गई, यहाँ पे जो ही देखा इन्होंने पॉजिटिव चार्ज है, बस ये सीधा अपना रास्ता मोड़ लेती है। ऐसे यहाँ पे हुआ, देखिए ऐसे चली गई, और जो इस सीधे सीधे आई इस हाथ के ऊपर, वो सीधा सीधा वापस लौट गई, क्योंकि ये जाने ही नहीं देगा। समझ में आ नहीं है, और इनके पास मौका भी नहीं है। जो सीधा इनके साथ में सामने आया, इसको पूरा का पूरा वापस जाना पड़ा, क्योंकि आगे भी प्लस है और मैं भी प्लस हूँ, तो मैं कभी भी प्लस प्लस आपस में कोलैप्स करेंगे नहीं। समझ में आया ना? तो इससे क्या पता चला, इससे ये पता चला कि एक्चुअल में जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है वो कहाँ है, एटम के बीचों बीच है। क्लियर है? अब इस एक्सपेरिमेंट को मैं क्रिस्टल क्लियर कर दे रहा हूँ, ये सब आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। चलिए अब हम आगे देखते हैं। तो मेनली क्या हुआ, इसको हम एक बार के अंदर डिफाइन कर लेते हैं। तो मेनली ऐसा कुछ हुआ कि ऐसा एजम्पशन लिया गया कि पूरा एटम है, और इस एटम के बीचों बीच में क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। और यहाँ पे आपने क्या रखा हुआ है, α+2 पार्टिकल। इधर से α+2 पार्टिकल जा रहे हैं, ये भी α+2 पार्टिकल है ना। अब ये पार्टिकल गए, तो ये पार्टिकल ये सब सीधा सीधा गुजर जाएंगे, ये भी सीधा गुजर जाएगा,
ये वाला जब पार्टिकल आएगा तो जब इसको देखेगा तो ये क्या हो जाएगा, हल्का सा टेढ़ा हो जाएगा। समझ में आया ना। ऐसे ये वाला भी पार्टिकल ऐसे जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा। समझ में आया। और ये जो है सीधा सीधा चला जाएगा, ये भी सीधा सीधा चला जाएगा। बाहर आपने क्या लगा दिया है, ZNS स्क्रीन, उस पर जाके सब क्या कर रहे हैं, स्पॉट कर रहे हैं, चमक रहे हैं। और जो बीच से अल्फा पार्टिकल निकलेगा, मतलब बीच से मतलब यहाँ से अल्फा पार्टिकल निकला, ये जाएगा ऐसे जाएगा और ऐसे क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा रिफ्लेक्ट होके बाहर चला जाएगा। क्लियर है कि नहीं है, हाँ या ना। यानी ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। समझ में आया, हाँ या ना। क्यों हुआ, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो ये एक्सपेरिमेंट में हुआ था, मेनली ये है, पूरा का पूरा आपके सामने मैंने कंक्लूजन निकाल के दे दिया। ये क्यों हुए, क्यों चले गए। अब यहाँ से क्या नज़र आ रहा है, यहाँ से ये भी नज़र आ रहा है ना कि मेनली समझ लो कि भाई ये इसको पार नहीं कर पाए, इसको सॉरी ये पूरा का पूरा पार कर गए, इसका मतलब कोई रोकने वाला था ही नहीं। और जिस स्पीड में थे उसी स्पीड में चले भी गए, मतलब इनकी स्पीड में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मेनली क्या है, ये पार्टिकल हैं, सपोज कर लो ये क्या है, पार्टिकल हैं। अब ये पार्टिकल हैं तो मान लेता हूँ कि सपोज कर लो कि मैं इनको दूर नहीं भगा रहा हूँ, लेकिन मैं अगर इनके रास्ते में खड़ा भी हूँ तो जब मैं इससे टकराएंगे तो मेरी स्पीड तो कमज़ोर होगी कि नहीं होगी इनकी स्पीड। भले ही मैं इनको रोक नहीं रहा हूँ, लेकिन फिर भी अगर ये मुझसे टकरा रहे हैं तो इनकी स्पीड में कमी आनी चाहिए थी, नहीं आनी चाहिए थी। लेकिन इनकी स्पीड में कोई कमी नहीं आई थी, जिस स्पीड में थे उसी स्पीड में चले गए थे। इसका मतलब इधर सब का सब भाग क्या है, खाली है, कोई रोकने वाला है ही नहीं। इलेक्ट्रॉन भी होगा ना, है इलेक्ट्रॉन, लेकिन इलेक्ट्रॉन का मास क्या है, बहुत कम है। वही तो मैं बोल रहा हूँ कि मैं रोक नहीं रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन रोकेंगे नहीं ना, वो तो आने देंगे क्योंकि वो क्या है, निगेटिवली चार्ज है। लेकिन उनका मास क्या है, बहुत ही कम है। मास मैंने बताया था प्रोटॉन के मुकाबले 1837वां भाग होता है प्रोटॉन का, तो बहुत ही कम है। तो नेग्लेजिबल मान लेते हैं हम लोग उसके मास को, यानी जो मास भी है वो बाहर नहीं है। यानी इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि पूरा एटम पूरे एटम का मोस्ट ऑफ पार्ट क्या है, खाली है। जितना पॉजिटिव चार्ज है वो कहाँ पे है, बीच में है। अच्छा एक बात, दूसरी बात, जो मास भी है एटम का वो भी बीच ही में है तब, क्योंकि साइड में तो कोई रोका ही नहीं ना, साइड में तो स्पीड में चेंज लाया नहीं ना, कोई पार्टिकल नजर ही नहीं आया जो क्या कर रहा है, हमको रोक पाए, जिससे मैं टकराऊं तो उसके पास इतना मास हो कि वो क्या करे, मेरे मोमेंटम को चेंज कर पाए। कोई ऐसा था नहीं, यानी इलेक्ट्रॉन के पास तो इतनी पावर थी नहीं। यानी अगर एक एटम भारी है तो इसका पूरा का पूरा जो द्रव्यमान है वो कहाँ पे, इसका मतलब बीच में है। ये समझ में आया तो यहाँ से, समझ में आया। क्योंकि जिसे जब टकराया तो पूरा पूरा रिफ्लेक्ट हो गया, और खुद इसके पास भी तो अपने पास मास है ना, इसके पास तो मास है ना। और मान लो सपोज कर लो एक बॉल लिया मैंने, एक बॉल लिया, लोहे की बॉल ली, अगला आगे मैंने क्या रखा है, प्लास्टिक रखा हुआ है, ऐसे समझो प्लास्टिक रखा हुआ है। प्लास्टिक तो रोकेगा ना, मैंने ऐसे बॉल चलाई तो प्लास्टिक को फाड़ते हुए निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा, क्योंकि प्लास्टिक के पास उतना मास नहीं था जितना इस बॉल के पास था। इसीलिए ना प्लास्टिक तो रोकने के लिए लगाई थी, लेकिन प्लास्टिक को फाड़ के निकल गया। अब मैंने वहाँ पे दीवार खड़ी कर दी और लोहे की बॉल मारी, क्या लोहे का बॉल उसको फाड़ के चला जाएगा, नहीं, अब वहीं पे टकरा के गिर जाएगा। इसका मतलब जो मास है वो यह है कि नहीं है। अगर यहाँ पे कम मास होता तो इसको फाड़ के चला गया होता, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, इससे टकरा के वापस जा रहा है। इसका मतलब ज़्यादा मास है यहाँ पे, यानी एटम का टोटल मास कहाँ पे है, न्यूक्लियस में, यानी बीचों बीच है। और इसी बीचों बीच वाले पोर्शन को क्या नाम दिया गया, नाभिक, यानी न्यूक्लियस। तो ये एक्सपेरिमेंट था किसका, रदरफोर्ड साहब का। और यहाँ से वो मॉडल प्रस्तुत करते हैं कि मेनली जो हमारा एटम होता है कैसा होता है, तो बीच में नाभिक होते हैं, उस नाभिक के अंदर टोटल क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है ना। और टोटल मास भी कहाँ पे होता है, नाभिक के अंदर। कैसे किया आपको सब समझ में आ गया है ना। अब यहाँ से बहुत सारे उनके रिजल्ट निकलते हैं, अब उन रिजल्ट्स को आप आराम से समझ लेंगे, है ना। तो अब इनके रिजल्ट को हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज मुझे जो समझाना था मैंने समझा दिया। अब इनके रिजल्ट को हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करते हुए आगे कहानी को बढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच एमर्स।